जब पिछला आंदोलन स्थगित हो रहा था तो एसकेएम एक ऐसा पावरफुल प्रेशर ग्रुप बन गया था कि सरकारें थर थर कांपती थी। किसान सारे समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा या कोई ऐसा मैसेज नहीं दे पा रहा, लेकिन सरकार 1 मिनट में ऐसा मैसेज दे देती है कि तो जाटों का आंदोलन है। मैं निमंत्रण देता हूं माननीय नायब सिंह सैनी जी को, पद में भी बड़े हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं, कोई भी प्लेटफॉर्म तय कर लें, एमएसपी के विषय पे खुली डिबेट हो जाए। बूम क्यों नहीं मिल रहा आंदोलन को? अगर इनके पास इतने रिसोर्स हैं कि ये अपने लेवल पे एमएसपी गारंटी दे सकते हैं तो फिर ये कह के दिखाएं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें कि भाई हमें सेंटर के पैसे की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पे ही खरीद देंगे, करके दिखाएंगे। इस हिसाब से सेहत चल रही है और भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू होने के बाद भी उनमें से कुछ साथियों ने गैर जरूरी और बहुत हल्की टिप्पणियां की, स्टेज पे बोल के, मीडिया में बोल के क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या वो सरकार को शय देना चाह रहे हैं? एसकेएम क्यों दूरी बनाए हुआ है इस आंदोलन से? क्या सारी खापें एक, क्या हर खाप में सिर्फ एक ही प्रधान है? हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, मेरे ऊपर भी 307 के कई मुकदमे दर्ज हैं, कोर्टों में भी इन्होंने एफिडेविट दिए हैं, बहुत सारे आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज कर रखे हैं, जबकि आज तक मैंने हथियार अपने हाथ में लेके कभी नहीं देखा, लेकिन आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी इन्होंने लगा दिया। जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा घर से लेकर शमशान घाट तक होगी, अगर उस दिन कैथल में बैठे मनदीप भाई को भी सूचना मिलेगी और वो सोचेंगे यार एक बार अंतिम दर्शन तो कर ही आए, तो ये मान लो मैंने बहुत कुछ कमा लिया। तय हो गया कि भाई ठीक है, इस लड़की के साथ शादी होगी, वो लगभग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सहमति हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ एक निकल के आई उनकी तरफ से, लड़की के परिवार की तरफ से, कि नहीं यार ये सामाजिक सेवा वेवा क्या होती है, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, इनको कोई काम नहीं है, ये बकवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भी एक जिंदगी का मोड़ था, लेकिन उस समय हमने ये निर्णय लिया कि नहीं यार, जो हमारा सपना है उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे। जब इतनी चीजें जिंदगी में खो दी तो चलो कोई बात नहीं, इस चीज को भी खो देंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ जी हैं। इनकी उसमें एक लाइन है, जो इन्हीं की लाइन है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तारीफ की चाहत तो नाकामों की फितरत है, काबिल के तो दुश्मन भी कायल है। सर, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम है जी। आप कोहाड़ गांव से हैं, तो सोनीपत का क्या कनेक्शन है? आप नहीं, कोहाड़ मेरा गोत्र है। अच्छा, हाँ, अभिमन्यु कोहाड़। और जो गांव का नाम है वो छिनौली है, तहसील पड़ती है खरखोदा, जिला पड़ता है सोनीपत। और जो हमारा कोहाड़ जो गोत्र है, ये पहले इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो राजस्थान से भी हुई जी। और जो हमारा गांव है छिनौली, बेसिकली एक हमारी दादी थी, उसका नाम छन्नो था। अच्छा। तो वहाँ पे आसपास के गांव वाले, क्योंकि अपने आसपास के सारे दैया के गांव हैं और हमारी खाप भी दैया ही लगती है, तो उसमें जो दैया की जो बेटी थी, दो दादी छन्नो थी, तो वहाँ पे जब वो आई थी तो वहाँ पे आसपास के गांव वालों ने पूरे वहाँ जो ज़मीन भी दी थी, तो छन्नो से उसका नाम छिनौली पड़ गया था। तो ये सारा सिस्टम है जी। डल्लेवाल साहब का आज 61वां दिन है, अनशन पे बैठे हैं लगातार। क्या सरकार से कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि इतने दिन से बुजुर्ग हैं, और सेहत कैसी है उनकी? देखो, सेहत तो उनकी बड़ी नाजुक है, और जब उनके अनशन का 54वां दिन था जी, तो उस दिन केंद्र सरकार की तरफ से 2 सीनियर अधिकारी, सेक्रेटरी रैंक के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, एक डायरेक्टर रैंक के अधिकारी और गृह मंत्रालय से अधिकारी आए थे और वो बातचीत का न्योता लेके आए थे। उन्होंने 14 फरवरी की बातचीत प्रस्तावित करी है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री और अन्य मंत्रालयों के जो मंत्री एवं अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तो 14 फरवरी को चंडीगढ़ बातचीत होगी। उस समय, उससे एक रात पहले 17 तारीख की रात को लगभग 2 सवा 2 बजे के आसपास उन्होंने हमें बुलाया अपने पास, और डॉक्टर भी वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, गवर्नमेंट डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर। और जब उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि जी इनको लगातार जो 3-4 दिनों से वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, उससे अंदर का पानी बाहर आ रहा है जी, और बाहर से अंदर पानी जा नहीं रहा है। तो इनका शरीर 100% डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ रहा है जी, और लगभग 48 घंटे ही आपके पास शेष हैं। तो स्थिति बहुत क्रिटिकल थी, स्थिति बहुत नाजुक थी।
डॉक्टरों ने उस समय कहा कि एक इमरजेंसी मेडिकल इंजेक्शन है, इसको आप लगवा लीजिए। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मुझे अपनी गर्दन झुकानी मंजूर नहीं है। हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, और अगर किसानों के लड़ते हुए अगर हमारी जान चली जाती है तो इससे बढ़िया मौत मेरे लिए और कोई हो नहीं सकती। जी। तो जब ये सारी स्थिति बनी, उस समय उन्होंने हमें सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे अंतिम समय में सारे जिम्मेदार आदमी मेरे पास रहें। जी। तो स्थिति मनदीप भाई बहुत क्रिटिकल थी। परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु की कृपा से अगले दिन सेंटर से टीम आई। उन्होंने बातचीत का न्योता दिया। सबसे पहले वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आए और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल जाना और कहा कि प्रधानमंत्री जी भी आपकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। तो जब वो मांगों पे चर्चा करने लगे तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि हमारे दोनों फोरमों के लीडर्स से बात कीजिए आप। जी। लगभग 3-3.5 घंटे बातचीत चली। उन्होंने बातचीत का न्योता दिया। हमने कहा कि भाई 14 फरवरी तो बहुत लेट है, आप पहले कर लीजिए। उस पर उनका कहना था कि भाई 26 जनवरी को अभी रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है, सभी मंत्रालय, सभी मंत्री, सभी अधिकारी उसकी तैयारियों में, उनको टास्क मिला हुआ है। उसके बाद 9 फरवरी तक दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता है, तो उसके मद्देनज़र कोई घोषणा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कोई मीटिंग होती है और कोई मीटिंग होकर कोई सहमति भी बन जाती है तो भी उसकी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता है। तो इसलिए सारी स्थिति के मद्देनज़र फिर 14 फरवरी की मीटिंग प्रस्तावित करी गई है। लेकिन जिस हिसाब से सेहत चल रही है, भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि 14 फरवरी बहुत ज़्यादा समय बचा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखिए, हमने जब हमारी बातचीत हो रही थी, जो अधिकारीगण आए थे, तो हमने उनसे ये बात करी कि भाई अगर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सेहत को लेकर चिंतित है, सरकार बड़ी चिंतित है, तो फिर मीटिंग जल्दी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ अपने तर्क दिए और वो लॉजिकल तर्क थे। तो उन तर्कों का जवाब तो देखो, या तो फिर हमारे पास उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। जब हम मीटिंग में टेबल पे बैठते हैं तो तर्क का जवाब तर्क से ही दिया जा सकता है, और अगर सामने वाले की लॉजिकल बात है तो कई बार वो स्वीकार भी करनी पड़ती है। सरकार के जो अधिकारी थे वो बार बार ये बात कह रहे थे, और चिट्ठी में भी बाकायदा लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बातचीत में स्वयं मौजूद जरूर रहें। उसके कारण हम भी समझते हैं, क्योंकि जो उनका बात करने का तजुर्बा है, जो उनका अनुभव है, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, मेरे जैसे लोगों में तो उसकी 5% भी नहीं है। और जो उनका स्टेटस है आज के दिन किसानों के बीच में, जब वो बात कोई बोलेंगे उस बात की जो वैल्यू है वो हमारी बात की वैल्यू नहीं है। तो इस सारी चीज़ों की स्थितियों के मद्देनज़र तो 19 तारीख की अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 पौने 2 बजे के आसपास 8 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बुलाए गए। जब वो चिट्ठी लेके जो अधिकारीगण आए हुए थे, वो डल्लेवाल साहब की ट्रॉली में आए रात को 10-11 बजे के आसपास, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने तो मना कर दिया था कि भाई ना तो मैं अपना अनशन समाप्त करूंगा, ना ही मैं कोई मेडिकल एड लूंगा, मुझे ये मंजूर नहीं है। लेकिन फिर जो स्टेज पे हजारों किसान मौजूद थे उनसे भी सलाह मशवरा किया गया, और जो नेतागण थे उनसे भी सलाह मशवरा किया गया जी। तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई मान लीजिए अगर केंद्र सरकार बातचीत की चिट्ठी ना लेके आती जी। और परमात्मा ना करे अगर प्रधान जी को कुछ हो जाता, जैसी एक स्थिति बन भी गई थी, वो मौत की दहलीज पे खड़े थे, तो सारे सवाल केंद्र सरकार पे उठने थे। केंद्र सरकार को उनका जवाब देना पड़ता। लेकिन अगर केंद्र सरकार चिट्ठी लेके आ गई और चिट्ठी में लिख दिया कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी जरूर मौजूद रहें, अगर उस परिस्थिति में परमात्मा ना करे अगर कुछ हो जाता उसके बाद, तो केंद्र सरकार तो कहती बोला जी हम तो बात करने को तैयार थे, लेकिन किसान ही बात नहीं करना चाह रहे थे, इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने दबाव डाला, उनसे बार बार उनको मजबूर किया, 2-2.5 घंटे लगे, और हमने ये कहा कि प्रधान जी ठीक है, आप अनशन समाप्त मत कीजिए, आप कह रहे हैं कि मांग पूरी होने तक मेरा अनशन जारी रहेगा, हम सहमत हैं आपकी बात पे, आप पानी के अलावा कुछ मत पीजिए, आप कुछ मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी उस बात का सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, लेकिन आज तक हम आपकी सारी बातें मानते आए हैं, आगे भी मानेंगे। तो एक बात आज आप हमारी भी मान लीजिए कि मिनिमम जो मेडिकल एड है जो ड्रिप के माध्यम से ली जाती है, आप वो शुरू कर लीजिए, ताकि आप 14 तारीख की मीटिंग तक आप थोड़ा पूर्ण तौर पे थोड़ा बेहतर हो जाएं और आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें जी। तो जब वो नहीं मान रहे थे, फिर आखिर में हमने यही कहा कि जी ठीक है, फिर हम भी आपकी ट्रॉली के बाहर पानी छोड़ के, खाना छोड़ के हम भी आपकी ट्रॉली के बाहर बैठते हैं। हजारों किसानों ने जब ये कहा तो फिर उन्होंने आखिर में कहा कि ठीक है भाई, फिर जो आपका जिस अनुसार आपको ठीक लगता हो आप लोग कर लो, जब आपको अपनी चलानी है तो उसके बाद जो स्थिति थी, सारी परिस्थिति देख के 19 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह लगभग 2 बजे के आसपास से उनका जो एक मिनिमम जो मेडिकल एड थी वो 8 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मौजूदगी में वो उनकी शुरू की गई। वो भी उनकी ड्रिप के माध्यम से उनकी मेडिकल एड ड्रिप के माध्यम से चल रही है। एसकेएम क्यों दूरी बनाए हुआ है इस आंदोलन से?
देखो, मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब तो वो स्वयं दे पाएंगे। हमें पूरी परिस्थिति को एक समझना बड़ा जरूरी है। जी 2020-21 वाला आंदोलन जब स्थगित हुआ था, उस समय हमारे बहुत सारे नेताओं का ये कहना था, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का भी कहना था, हमारा भी मानना था, आज भी मानना है कि हमें कम से कम 1-1.5 महीना आंदोलन और जारी रखना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उस समय भारत समेत 33 देशों ने WTO के अंदर एक लेटर मूव कर दिया था। जो ये MSP गारंटी कानून का विषय है, ये WTO से भी जुड़ा हुआ है। किस तरीके से जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा 1 मिनट लेके उसको क्लियर कर देता हूं। बेसिकली WTO एक संस्थान है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में आया। उससे पहले उसको GATT बोलते थे, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बेसिकली जो पश्चिमी मुल्क हैं, जो अमीर मुल्क हैं, जो अपनी एक तरीके से हेजेमनी चलाते हैं, ये उनके ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, उनका ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल रहता है। तो उन्होंने जो नीतियां बनाई इसकी, वो नीतियां ऐसी बनाई कि पश्चिमी देशों को ज़्यादा फायदा हो, और जो विकासशील देश हैं भारत जैसे, और जो अफ्रीकन देश हैं, उनको कम फायदा हो। इस तरीके का वो पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया। उसमें एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बना दी, एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी बना दी, एक रेड बॉक्स सब्सिडी बना दी। तो भारत को उन्होंने एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर भारत को काउंट करने लगे, और रूल ये बना दिया कि भारत में अनाज की जो टोटल पैदावार है, भारत सरकार उसका मात्र 10% ही MSP पे खरीद सकती है जी। उससे अगर एक दाना भी ज्यादा खरीदेगी तो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, और भारत के खिलाफ ऑलरेडी 2-3 मुकदमे वहां पे चल रहे हैं। तो उस समय उस आंदोलन के दबाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन सर पे थे जी। सरकार फंसी हुई थी पूरे तरीके से, तो उस समय भारत सरकार को मजबूरी वश 33 और देशों को साथ लेकर WTO में लेटर मूव करना पड़ गया कि भाई जो ये 10% छूट का जो हमें ये छूट मिली हुई है, जिसको WTO की लैंग्वेज में पीस क्लॉज बोलते हैं, इसको परमानेंट किया जाए और 10% की लिमिट को बढ़ाया जाए। तो सरकार पूर्ण तौर पे दबाव में थी, लेकिन हमारे कुछ साथियों को लगा कि नहीं भाई, हम बहुत थक गए हैं और अभी चुनाव में भागीदारी ज़्यादा जरूरी लगी, उनको ज़्यादा बेहतर लगी, तो वो साथी आ गए। उस समय भी हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दबाव डाला कि जी देखो, इकट्ठे आए थे, इकट्ठे चलो, इकट्ठे आए थे, इकट्ठे चलो। इसके कारण हमें भी साथ में आना पड़ा। अब 2.5 साल हो गए थे हमें इंतजार करते करते कि भाई ठीक है, जो 9 दिसंबर 2021 को जो हमें लेटर दिया गया भारत सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि देश के हर किसान को MSP कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे सुनिश्चित उसके लिए कराया जाए, इसके लिए कमेटी बना रहे हैं। सुनिश्चित का मतलब मनदीप भाई अंग्रेजी में होता है इंश्योर करना, इंश्योर का मतलब ही होता है गारंटी करना होता है जी। लेकिन जब वो 6 महीने बाद उन्होंने कमेटी बनाई, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन रेफरेंस भी उनके बदल दिए उन्होंने जी। तो जो ये सारी स्थिति थी, 2.5 साल हो गए थे, सरकार अपने किए हुए जो वादे थे उनसे ही पीछे हट रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगा कि भाई ये चुनाव से पहले सही समय है अपनी केंद्र सरकार पे दबाव डालने का, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें एक ही चीज से झुकती हैं कि कभी भाई लोग चुनाव से पहले इकट्ठे ना हो जाएं, कभी लोग हमारे को दबाव डाल के कभी हरा ना दें। इस चीज का एक बड़ा महत्व होता है लोकतंत्र के अंदर। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कौन हारेगा, कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव हो, उससे पहले जन दबाव बना के आप अपनी मांगों को पूरा करा सके। तो 13 फरवरी से मूवमेंट शुरू हुआ जी। उस मूवमेंट में SKM के साथी आए नहीं, और उन्होंने कुछ मोर्चे के आंदोलन के विपरीत ही बयानबाजी करी जी। हमने जब भी उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में है। हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, मेरे ऊपर भी 307 के कई मुकदमे दर्ज हैं, कोर्टों में भी इन्होंने एफिडेविट दिए हैं, बहुत सारी आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज कर रखे हैं, जबकि आज तक मैंने हथियार अपने हाथ में लेके कभी नहीं देखा, लेकिन आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी इन्होंने लगा दिया। वो अलग बात है कि माननीय कोर्ट में जब सारी चीजें जाएंगी, जब ये प्रूव कहां से करेंगे, साबित कहां से करेंगे, वो भी एक बड़ा प्रश्न है जी। तो उस समय हमें तो दिल्ली जाने नहीं दिया। किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे बैन जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया, 434 किसानों को घायल किया गया, शुभकरण सिंह की सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई, 5 किसानों की आंखों की रोशनी छीन ली गई, हरियाणा में सैकड़ों किसानों को जेल में भेजा गया, ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, वो सब कुछ देखा वो जी। फिर उसके बाद अगले महीने माफ कीजिएगा 14 मार्च को, लेकिन हमारे जो दूसरे SKM के साथी थे उनको दिल्ली जाने दिया गया। तो सारी स्थिति हुई। अब वो साथी क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, अब वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू होने के बाद भी उनमें से कुछ साथियों ने गैर जरूरी और बहुत हल्की टिप्पणियां की, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना
तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की। और हमें तो ये भी कई बार मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है कोई साथी अगर हमारे आंदोलन में साथ नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, वो उनका फैसला है, जोर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, लेकिन वो बाहर स्टेज पे बोल के, मीडिया में बोल के क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या वो सरकार को शय देना चाह रहे हैं? जिस तरीके से 13 फरवरी को आंदोलन शुरू होने से पहले बहुत सारे नेताओं ने उन्होंने बार बार वीडियो डाली कि हाँ नहीं हमें नहीं जाना, आंदोलन में नहीं जाना। अरे ठीक है भाई, आपको नहीं जाना, आप अपने घर बैठ जाइए। आप इस तरीके से बयानबाजी करके आप सरकार को शय देने का काम क्यों कर रहे हैं? ये मेरे मन में आज तक का सवाल है। लेकिन वो लगातार जब बयानबाजी कर रहे थे तो 9 जनवरी को उन साथियों ने भी अपनी एक बड़ी मीटिंग करी और उन साथियों ने बाकायदा स्टेज पे बोला कि हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन के ऊपर या जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के ऊपर कोई टोका टिप्पणी नहीं करेगा। तो उसके बाद से उन्होंने टिप्पणियां करना भी बंद कर दिया और हम पहले से ही हम अपना चुप्पी उस विषय पे बनाए हुए थे। हमने लेकिन फिर भी अपने सारे साथियों को कह दिया कि भाई हमें किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ है। देखो मनदीप भाई, हर व्यक्ति के पास दिन में 24 ही घंटे हैं, बिल्कुल ठीक है, लिमिटेड एनर्जी है। साइंस का कंसेप्ट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड समय है चाहे तो उस लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड समय का इस्तेमाल हम कुछ पॉजिटिव करने के लिए कर लें या फिर किसी की चुगली करने में कर ले। बिल्कुल, फैसला तो हमारा है ना। तो इसीलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कुरी देना चाहता, क्योंकि हमारे साथियों ने भी कह दिया कि भाई हमें कोई टोका टिप्पणी नहीं करनी। बाकी परमात्मा की दया से अगर कभी मौका मिला तो मैंने कई छोटी छोटी कुछ बुकलेट्स जरूर लिखी हैं। अगर मौका मिला तो आंदोलन में के ऊपर भी पूरी एक किताब जरूर लिखेंगे। बिल्कुल, आपने पहले भी एक किताब लिखी है कश्मीर पे जी। उसका जो किताब लिखी थी उसका नाम था कि कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे। आप कश्मीर तक उसमें आंदोलन से पहले की बात है, वहाँ की आवाज़ भी आप उठाते थे, सेब के क्या हालात हो रहे हैं। ऐसे आप हरियाणा में चले हुए। भाई एक बात नहीं समझ में आ रही, किसान सारे समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा या कोई ऐसा मैसेज नहीं दे पा रहा, लेकिन सरकार 1 मिनट में ऐसा मैसेज दे देती है कि तो जाटों का आंदोलन है। ये क्या वजह है? देखो पता है, एक चीज होती है मनदीप भाई, पिछले 77 सालों में सबसे अनफॉर्चुनेट बात जो हमारे देश के लिए रही और जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए रही, वो ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धर्म के नाम पे बांट के राजनीति करी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जाति के नाम पे बांट के राजनीति करी। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए। मुझे याद है वो प्रकरण जब शाहबानो का मुकदमा हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1980 के दशक में। तो उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ठीक है, इनको तलाक हुआ है, इनके पति ने तलाक दिया है, तो इनके पति की जिम्मेदारी बनती है इनके बच्चों के प्रति और इनके प्रति जो खर्चा होगा वो देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो उस समय धार्मिक धर्मगुरु थे, वो चले गए। उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव जी, उनके पास चले गए और उनको कहा कि नहीं ये फैसला बदलवाइए। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवाने के लिए एक अध्यादेश ले आए। तो जो सारी स्थिति, जो सारा दौर शुरू हुआ, उसके बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद आप देखोगे गुजरात में जो दंगे हुए और लगातार जो ये सारी चीज़ें जो चलती आई। फिर आप हरियाणा में देखोगे तो एक जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स की जाती है। आप महाराष्ट्र में चले जाओगे, मराठा वर्सेस नॉन मराठा की पॉलिटिक्स की जाती है। आप गुजरात में चले जाओगे, गुजरात में पाटीदार वर्सेस नॉन पाटीदार की जो पॉलिटिक्स करी जाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना ये धार्मिक उन्माद का जाल फैलाने में, ये जातीय और धार्मिक उन्माद का जाल फैलाने में सफल हो गई है। मैं सारे लोगों से एक ही विनती करता हूं हमेशा, और आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है और हम परमात्मा से कहेंगे आप खूब तरक्की करें। मैं आपके माध्यम से भी एक ही बात कहना चाह रहा हूं देशवासियों को, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता को आप देख लीजिए, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनके बच्चे सभी धर्मों सभी जातियों के लोगों के पास बैठते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारे राजनेता किसानों के, मजदूरों को, बच्चों को जाति और धर्म के नाम पे इनको उन्मादी बनाते हैं। ये कहते हैं कि भाई कभी एक राजनेता कहेगा भाई ब्राह्मण खतरे में आ गया, दूसरा कहेगा जाट खतरे में आ गया, तीसरा कहेगा गुज्जर खतरे में आ गया, चौथा कहेगा यादव खतरे में आ गया, पांचवा कहेगा दलित खतरे में आ गए, छठा कहेगा हिंदू खतरे में आ गए, मुसलमान खतरे में आ गए, सिख खतरे में आ गए, ईसाई खतरे में आ गए।
ये इस तरीके से राजनीति करते जी। हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, जितना मैं 15 साल में समझ पाया, कि ना तो कोई जाति खतरे में आती है, ना कोई धर्म खतरे में आता है। जब जब इन राजनेताओं की कुर्सी खतरे में आ जाती है, जी। तब तब ये जातीय और धर्म के खतरे में आने का एक ये जो पूरी कहानी, पूरा ढोंग ये रचते हैं। जी। और बड़े दुख की बात है कि हमारे देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो उनके जाल में उलझ जाते हैं, वो उनके जाल में फंस जाते हैं। और चुनाव के समय जो अपने असली मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के अधिकारों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों को भूल जाते हैं। वो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। हाँ। और फिर 4.5 साल ये सरकारें आके जनता को पीटती हैं इसी तरीके से। जी। तो सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि देखो, अब खेती की बात है, मैं छोटी सी आपको एक बात कह रहा हूँ भाई। एक किसान है, उसकी जीरी अब की बार जो 2320 रुपये का उसका MSP था PR जीरी का, जी। तो वो हरियाणा में भी और पंजाब में भी वो 1800, 1900, 2100 रुपया प्रति क्विंटल बिकी PR जीरी। ठीक है, MSP था 2320 रुपया। मैं जनता से पूछना चाह रहा हूँ, क्या भाई सरकार ने ऐसा किया कि भाई जाटों की तो हम 2320 में खरीद लेंगे, या ब्राह्मणों की हम 2320 में खरीद लेंगे, बाकियों की नहीं खरीदेंगे, या यादवों की 2320 में ले लेंगे, बाकियों की नहीं लेंगे? अगर 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया प्रति क्विंटल की लूट हुई है, तो सभी धर्मों और सभी जातियों के किसानों के साथ वो लूट हुई है। बिल्कुल। लूटने वालों ने तो हमारी धर्म और जाति तो नहीं देखी ना, नहीं देखी। उन्होंने तो हमें लूटा है। उन्होंने तो हमें एक किसान और एक मजदूर के तौर पे देख के लूटा कि भाई कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाना है। तो जब हमें लूटने वाला धर्म और जाति नहीं देख रहा, एज ए किसान और मजदूर के तौर पे लूट रहा है, तो फिर जिनकी लूट हो रही है वो लड़ाई लड़ते समय धर्म और जाति क्यों देखते हैं? उनको भी तो ये सोचना चाहिए ना कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। और देखो, मेरा स्पष्ट तौर पे ये मानना है, मान लीजिए किसी स्टेट में अगर कोई एक कास्ट होती है, कोई नेचुरल सी बात है उनकी, अगर मान लो जनसंख्या ज़्यादा है, वो थोड़े ज़्यादा डोमिनेंट हैं, आप महाराष्ट्र में जाओगे मराठा हो जाएंगे, आप गुजरात में जाओगे पाटीदार हो जाएंगे, हरियाणा में आ जाओगे आप जाट हो जाएंगे, पंजाब में जाएंगे जट सिख हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो डोमिनेंट जो कास्ट होती हैं उनकी थोड़ी सी और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जी, कि वो सबको साथ लेके चले, उनकी ज़्यादा ड्यूटी होती है। जैसे घर में भी हम देखते हैं, तो सबसे मान लो कोई ज़्यादा तजुर्बेकार होगा, या मान लीजिए कोई ज़्यादा बुजुर्ग होगा, तो उसकी ड्यूटी बनती है ना उसकी कि वो सबको साथ में लेके चले। इसलिए मुझे लगता है कि हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के सारे साथियों से निवेदन करूंगा, सरकार चाहे बीजेपी की आए, सरकार चाहे कांग्रेस की आए, चाहे इनेलो की आए, चाहे सपा बसपा आम आदमी पार्टी या किसी की भी आए, हमें अधिकार मिलेंगे जब हम संगठित होंगे। अगर हम संगठित होकर नहीं लड़ेंगे तो ये सारी पार्टियां कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इसी तरीके से लूटेंगी। इसलिए कृपा करके जाति और धर्म के इस उन्माद से ऊपर उठिए, किसान के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे एकजुट होइए, तभी हम बच सकते हैं। अदरवाइज ये पॉलिटिकल पार्टियों का और कॉर्पोरेट घरानों का नेक्सस हमारी खाल उतार लेगा। अच्छा, ये MSP की बात आती है तो हरियाणा में तो 24 फसलों पे MSP लागू कर रखी है। पहले 14 फसलें भी थी, 10 फसलें जब आप लोगों ने आंदोलन किया दोबारा से, तो 10 फसलें और इसमें ऐड कर दी गई है। तो फिर और क्या चाहिए किसान को जी? सबसे बड़ा सवाल देखो मनदीप भाई, मैं एक चीज़ बड़े ही विनम्रतापूर्वक तरीके से मैं हाथ जोड़ के माननीय नायाब सिंह सैनी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ मैं आपका ये पॉडकास्ट सुन के वो जरूर कम से कम हमारे सवालों का जवाब देने लायक तो हमें समझेंगे। ठीक है, देखो, ना तो नायाब सैनी जी से हमारी कोई पर्सनल लड़ाई, ना उनकी हमसे कोई पर्सनल लड़ाई, किसी पॉलिटिशियन से हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं। लड़ाई तो पॉलिसीज की ही है, लड़ाई तो वैचारिक ही है। माननीय नायाब सिंह सैनी जी कहते हैं कि हमने 24 फसलों पर MSP गारंटी दे दी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जब पानीपत आए उन्होंने भी कहा हमने 24 फसलों की गारंटी दे दी जी। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुरुक्षेत्र आते हैं, वो कहते हैं हमने 23 फसलों की हरियाणा में गारंटी दे दी। तो पहले तो माननीय नायाब सिंह सैनी जी ये स्पष्ट करें, 23 की दी है या 24 की दी है, एक बात जी। दूसरी बात, MSP तय कौन करता है? क्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, चाहे पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, यूपी सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, क्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो अपने लेवल पे अपनी तरफ से किसी फसल का MSP डिक्लेयर कर दे? नहीं कर सकती। MSP डिक्लेयर किया जाता है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो केंद्र सरकार की संस्था है उसके द्वारा, एक बार रबी सीजन के लिए, एक बार खरीफ सीजन के लिए। उसका फरवरी 2024 का उसका प्रेस रिलीज है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ही आगे जारी हुआ है जी। वो कहते हैं कि हमने 22 फसलों का MSP घोषित कर दिया।
23वां गन्ना है जिसका एमएसपी नहीं होता, जिसका एफआरपी एसएपी होता है। एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें जोड़ के दे देती है, वो एसएपी बन जाता है। तो 22 + 1 23 होगी। तो केंद्र सरकार तो 23 ही फसलों का रेट तय करती है, घोषित करती है। ये माननीय नायाब सिंह सैनी जी ने कौन सा फार्मूला निकाल दिया कि ये 24वीं फसल का इन्होंने घोषित कर दिया, और 24वीं फसल का किया है तो किस आधार पे किया है, हरियाणा गवर्नमेंट की कौन सी संस्था है जिसके लेवल पे इन्होंने कर दिया। और अगर इन्होंने अपने पास से कर दिया है तो क्या वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया इन्होंने, क्योंकि भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्ट्रक्चर तो इजाजत ही नहीं देता किसी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने लेवल पे वो एमएसपी डिक्लेयर कर दे। तो इन्होंने कहां से कर दिया, दूसरी बात। तीसरी बात, ये कहते हैं कि भाई हमने एमएसपी गारंटी दे दी। भाई एमएसपी गारंटी दे दी, इसका तो मतलब ये होगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ही अपने लेवल पे, ये कहते हैं ना कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट भी दे दे, आंदोलन भी पंजाब हरियाणा वाले ही ज्यादा करते हैं तो मामला हल हो जाएगा। मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अभी गेहूं की बिजाई होगी थी कुछ दिन पहले जी, ठीक है, नवंबर के आखिर तक 5-7 दिसंबर तक होगी, अप्रैल में उसकी कटाई हो जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हरियाणा सरकार है या जो पंजाब सरकार है जी, जो ये खरीद करेंगे मंडियों में, ये क्लियर करें कि वो सेंट्रल पूल के लिए कर रहे हैं या अपने स्टेट के लेवल पे कर रहे हैं। क्या उस खरीद के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार, यूपी सरकार ये सेंटर से पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं? माननीय नायाब सैनी जी ये भी स्पष्ट कर दें। भाई अगर वो ये कह रहे हैं कि ना जी हरियाणा अपने दम पे दे देगा एमएसपी गारंटी जी, तो इसका मतलब फिर नायाब सिंह सैनी जी को ये कहना चाहिए कि भाई जैसे हर साल हम सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीद के लिए पैसा लेते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूल के लिए खरीद करते हैं, ना हम पैसा लेंगे ना हम सेंटर के लिए पूल के लिए भेजेंगे, हम अपने लेवल पे ही सब कुछ कर लेंगे, इसे हमें सेंटर के पैसे की जरूरत नहीं है, ये कह दें। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने आर्थिक संसाधन हैं, अगर हरियाणा गवर्नमेंट के पास, अगर इनके पास इतने रिसोर्स हैं कि ये अपने लेवल पे एमएसपी गारंटी दे सकते हैं, तो फिर ये कह के दिखाएं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें कि भाई हमें सेंटर के पैसे की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पे ही खरीद देंगे, करके दिखाएंगे। हकीकत ये है मनदीप भाई, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने बलबूते, अपने आर्थिक संसाधनों के दम पे एमएसपी की गारंटी एंश्योर नहीं कर सकती। गुमराह किया जा रहा है। 100% नहीं 200% ये गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं निमंत्रण देता हूं माननीय नायाब सिंह सैनी जी को, पद में भी बड़े हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं, कोई भी प्लेटफॉर्म तय कर ले, एमएसपी के विषय पे खुली डिबेट हो जाए। अभी हरियाणा में अभी के सीजन की बात कर लो आप, 2320 रुपया था टीआरजीडी का रेट, 2000, 2100, 1800, 1900 में बिकी या ना बिकी, आप स्पेशल, आपके जितने भी दर्शक हैं, लाखों दर्शक, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। पिछला जो सीजन गया सरसों का, जो पिछली सर्दियां थी, सरसों का एमएसपी था 5450 रुपया क्विंटल, सरसों 4000, 4500 रुपया क्विंटल। हरियाणा में बिकी या नहीं बिकी, आप किसानों से ही पूछ लो, किसान ही उस बात पे मोहर लगा देंगे। हमारे पास इतनी पर्चियां पड़ी हैं मंडियों की। मेरे को 2-2.5 साल पहले एक किसान आया था हमारे अपना सोनीपत जिले की एक मंडी में, उस समय 2250 रुपया बाजरे का एमएसपी था, लेकिन उसका एमएसपी भी, उसका जो बाजरा बिका वो 1121 रुपया क्विंटल पे बिका, जो एमएसपी था उससे 50% से भी कम पे बिका। तो मेरा ये निवेदन है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां हो चाहे पक्ष की हो, एमएसपी जैसे विषय पे वो राजनीति छोड़ के, एमएसपी जैसे विषय पे सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं और एक होके वो एमएसपी गारंटी कानून बनाएं। इससे देश को 1-2 नहीं सैकड़ों फायदे होंगे। और अगर आप कहेंगे तो उनकी एक एक डिटेल में हम बात भी कर सकते हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां से खर्चा आएगा, एक एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया हुआ है। और एक अंतिम में मैं आपको एक बात और बता दूं, अब तक तो सिर्फ हम मांग कर रहे थे, अभी 1 महीना पहले हमारे देश के पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है जी, जिसमें 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मिला के, जिसमें से मेजॉरिटी एमपीज एनडीए के हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से अपनी 5 वॉल्यूम की रिपोर्ट दे दी संसद के पटल पे कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। और हमारे देश के कृषि मंत्री जी को थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि हो सकता है उनका स्केड्यूल बहुत बिजी हो, टाइट हो, पढ़ने का समय कम मिलता हो, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 है, वो पूरा एमएसपी गारंटी कानून पे ही डेडिकेटेड है। उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। तो चलो हमारी नहीं मानते,
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम जो पार्लियामेंट की सर्वदलीय कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है उसी की रिपोर्ट को मान के एमएसपी गारंटी कानून बना दें। और ये भी हम ध्यान में दिला दें माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी दिन याद कीजिए 20 मई 2014 का, जब आप पहली बार पार्लियामेंट में गए थे। मुझे याद है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस टाइम। तो ये जब पार्लियामेंट की सीढ़ियों के पास जाके माननीय मोदी जी लंबे लेटे थे नतमस्तक होके, इन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट है, ये धार्मिक स्थलों की तरह मेरे लिए पूजनीय है, मैं इसकी हर भावना का सम्मान करूंगा। तो माननीय मोदी जी एक ऐसी कमेटी जिसमें मेजॉरिटी एमपी आपके एनडीए के हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से, एक ने भी असहमति दर्ज नहीं कराई, उन्होंने सर्वसम्मति से जब एमएसपी गारंटी कानून बनाने की सिफारिश कर दी है, तो कृपा करके चलो हमारी मत मानिए, उस सर्वदलीय कमेटी की रिपोर्ट को उसका सम्मान करते हुए, संसद की भावना का सम्मान करते हुए एमएसपी कानून बना दीजिए ताकि देश के किसानों की आत्महत्या रुक सके। किसान नेता, जब किसान आंदोलन दिल्ली से वापस हो गया था, ये था कि एमएसपी की गारंटी मिलेगी, उसके बावजूद आप बड़ी बात है कि चुनाव आ गए थे, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, चुनाव लड़े, जैसे पंजाब में पहले चुनाव हुआ। तो उन चीज़ों से थोड़ा लोगों को लगता नहीं कि स्पष्टीकरण होना चाहिए एक चीज़, भाई ये चीज़ हमने कर दी है, अब हम चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एकदम से ही कहीं भी हरियाणा में अगर चुनाव है तो हरियाणा में खड़े हो जाते हैं, विश्वास नहीं उठ रहा कहीं कहीं ना कहीं किसान देखो नेताओं पे। मनदीप भाई, इसके पीछे अगर आप एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट की अगर बात करेंगे, जी हमारे देश का लोकतंत्र अगर आप देखेंगे 1947 से लेके आज लगभग 78वें साल में लगा हुआ है। अभी हमारे देश की डेमोक्रेसी, अभी हमारे देश का लोकतंत्र इतना मैच्योर नहीं हुआ कि हमारे यहाँ के लोग अपने इश्यूज पे वोट डालें। जी हम और आप यहाँ बैठे हैं, आप भी हजारों लोगों से दिन में मिलते होंगे, पत्रकार हैं, हम भी सामाजिक जीवन में हम भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। जी जब चुनाव आता है ना, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश में जो वोट पड़ती है ना, वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जी शराब की बोतलों में और नोटों में वोट पड़ती है। मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वोटों का इन इश्यूज पे पड़ता है, मुद्दों से हटके हो जो जाता है। मुद्दे हैं ही नहीं उन पे वोट पड़ता है। जी अगर उस हालात में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं किसानों के नाम पे खड़ा होकर मैं वोट मांगूंगा, जी या मैं बेरोजगारों के मुद्दे पे संघर्ष करके वोट मांगूंगा, उस व्यक्ति के जीतने की संभावना ना के बराबर है। जी किसानी मुद्दों पे वोट कितने % लोग डालते हैं? अगर हम किसानों की बात कर लें, हमारे देश में 60-65% किसान हैं। उन 60% किसानों का मतलब होगा कि लगभग 80-90 करोड़ किसानों की जनसंख्या होगी। उन 80-90 करोड़ किसानों में से कितने ऐसे किसान हैं भाई जो वोट डालते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि एमएसपी गारंटी के हक में किसने बात करी, उसके खिलाफ किसने बात करी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात किसने करी, किसने नहीं करी? किसानी मुद्दों पे कितने % लोग वोट डालते होंगे? जो बड़े नेता, किसान नेता खड़े हुए, उनको 1500 हजार वोट आई है। तो आप जो बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप नौजवानों से पूछ लो, कितने % नौजवान हैं जो बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट डालते हैं? जी 0.1% भी नहीं डालते होंगे। जब अभी हमारे देश का लोकतंत्र उतना मैच्योर हुआ ही नहीं है कि लोग इश्यू बेस्ड वोटिंग करने लग जाएं, जी तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि कोई सामाजिक संघर्ष करने वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और वो जीत जाएगा? यहाँ तो बाहुबल का, पैसे बल का, धार्मिक उसका उन्माद का, जातीय उन्माद का इस्तेमाल होता है चुनावों के अंदर। तो इसीलिए अगर आप कंसेप्चुअली भी बात करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज ए प्रेशर ग्रुप रहना चाहिए और डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना मत है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कोई साथी मेरे से असहमत भी हो, उसको असहमत होने का अधिकार भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने की बजाय हमें एक ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करके रखना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से चुने हुए लोग हों, उनके ऊपर हम जन दबाव रखें, जी जनता का प्रेशर उनके ऊपर होना चाहिए। ये काम आज हमें करना चाहिए, ये रोल हमें निभाना चाहिए। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि आप एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब एमएसपी सरकार दे दे तो आप लोगों से लाइव हो, आपके जो भी पेज हैं उनको बोल लो कि ये चीज़, ये मुद्दा था हमारा, ये हो चुका है, अब हमें राजनीति करनी है, हम राजनीति में जाके आप लोगों के लिए ही कुछ अच्छा करेंगे। स्पष्ट सी बात हो जाएगी। नहीं मनदीप भाई, देखो मैं एक चीज कहता हूं कि जो जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक सच बनाम झूठ, न्याय बनाम अन्याय और सही बनाम गलत का संघर्ष जारी रहेगा। आज आप देखो,
सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का आज 61वां दिन है। बिल्कुल। लोगों के भारी जन दबाव की वजह से उन्होंने 55वें दिन मिनिमम मेडिकल एड लेनी शुरू करी। ना कुछ खा रहे हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं पी रहे हैं जी। उन्होंने 22-23 दिसंबर को एक बार कहा कि भाई लोग बहुत मेरे से मिलने आ रहे हैं लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टरों के रूल रेगुलेशन है, सारी चीज़ें हैं, लोग बिना मिले मुझसे मुड़ के जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जी। मैं चाहता हूँ कि एक डेट रख लो और सबको मिलने के लिए बुला लो, मैं सबके दर्शन करूँगा। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन का बचा हूँ, कितने दिन का नहीं बचा हूँ। उन्होंने एक भावुकता भरी अपील करी। पंजाब और हरियाणा से, राजस्थान के 2 राज्यों से, 2 जिलों से, माफ कीजिएगा, केवल 2 सवा 2 राज्यों से 3 लाख से ज्यादा आदमी उनसे मिलने आए एक कॉल पे। जी। और स्थिति, ये मैं जब उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब हरियाणा पुलिस ने नरवाना, पीपलथा, धनौरी, पदार्थ खेड़ा सब जगह नाके लगा के फ्लैग मार्च करके लोगों को रोकने की, लोगों को डराने की कोशिश करी। उसके बावजूद हरियाणा के महेंद्रगढ़, बारड़ा, इतनी दूर दूर से लोग चल के आए हुए थे, बसें ले लेके आए हुए थे। जी। ठीक है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास ना तो कोई पॉलिटिकल पोस्ट, ना वो किसी सरकार में कोई मंत्री की पोस्ट, एक साधारण किसान है, लेकिन जो उन्होंने संघर्ष किया, जो आजाद भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ऐतिहासिक सत्याग्रह किया, लोगों की भावना इतनी जुड़ गई कि 3 लाख प्लस आदमी उनकी एक कॉल पर उनसे मिलने के लिए पहुंच गया, पुलिस की सारी बैरिकेटिंग पार करके। जी। तो लोगों ने कभी साथ देने में कमी नहीं छोड़ी, लोग हमेशा साथ खड़े रहे हैं। लेकिन कई बार जब वो समय आता है, उस समय लीडरशिप किस तरीके से फैसले लेती है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। जब पिछला आंदोलन स्थगित हो रहा था तो एसकेएम एक ऐसा पावरफुल प्रेशर ग्रुप बन गया था कि सरकारें थर थर कांपती थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो एक्टिविटीज हुई, जो गतिविधि हुई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बाद वो प्रेशर ग्रुप थोड़ा सा कम होता चला गया। और मैंने एक बात हमेशा अपने जीवन में सीखी है जी कि ऊंचाई पे चढ़ना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन उस ऊंचाई पे पहुंच के वहां बने रहना कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक फिल्म का डायलॉग भी है, एक चर्चा चल रही थी 2 एक्टरों में कि भाई फलाना आदमी सफल होने के बाद बदल गया, वो चेंज हो गया। तो सामने से जवाब आया कि नहीं, वो बदला नहीं है, वो चेंज नहीं हुआ है। जब उसे शोहरत मिली तो उसने अपना असली रूप तब दिखाया है। जी। जब तक शोहरत नहीं मिली थी तब तक असली रूप सामने नहीं आया था, लेकिन जब सत्कार, मान सम्मान और शोहरत मिल गई उसके बाद असली रूप सामने आया है, बदला नहीं है। इसीलिए मैं जितने भी नौजवान साथी जो सामाजिक जीवन में आते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने ज्यादा विनम्र रहोगे, जितने ज्यादा नरम रहोगे, उतना बेहतर होगा। अगर कोई अच्छा काम आपके माध्यम से हो जाए, जी। अच्छे काम का श्रेय दे दो समाज को। और अगर आपके किसी साथी से भी अनजाने में कोई गलत काम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद लो कि ठीक है भाई, गलत हो गया, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम इसको ठीक करेंगे। हम इसको, यह है आगे बढ़ने का तरीका। लेकिन होता है उल्टा। अगर अच्छा किसी ने कर दिया, मान लो मनदीप भाई ने भी अच्छा कर दिया, मैं पता क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अरे मनदीप भाई को क्या पता, उसको कुछ पता ही नहीं है, मैंने कराया है यार, मैंने सब कुछ अच्छा कराया है। और अगर मैं जानबूझ के भी गलत कर दूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया जी, मनदीप भाई ने कर दिया सारा। श्रेय लेने के लिए तो सभी आ जाते हैं, मनदीप भाई ने गलत करवाया भाई, ये तो सारी इन्हीं की सारा वो किया दे रहा है। जब तक हम ये एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, जब तक हम एक सेवा के तौर पे नहीं किसी कार्य को करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। और मैं एक बात जो आज तक मैंने शायद ही किसी चैनल पे कही हो, मेरे जीवन का एक तजुर्बा रहा मनदीप भाई जी। अगर आप सेवा में आए हो, अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे ना, परमात्मा आपको इतना देगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अगर आप सेवा के अंदर स्वार्थ आ गया आपके अंदर जी, तो फिर जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो चीज जिंदगी भर आपसे 10 गुना ज्यादा स्पीड में आगे भागती रहेगी, कभी आपको मिलेगी नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, 2020-21 का आंदोलन था, 40 लोगों की कमेटी बनी जो केंद्र सरकार से बात जिसको कर रही थी। बिल्कुल। 32 आदमी पंजाब से थे, 8 आदमी सारे अन्य राज्यों से थे। हरियाणा से 2 साथी चुने गए, माननीय गुरनाम सिंह जी चुने गए और मेरी ड्यूटी लगी। जो उस कमेटी में सारे व्यक्ति थे वो 50 साल से 60 साल से लगभग ऊपर की उम्र के थे जी। लेकिन उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने, हमारे सीनियर लीडरशिप ने, माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जी। हमें उस कमेटी में हमारी ड्यूटी लगाई। मुझे याद है 5 जून 2020 का वो दिन जब 3 कृषि कानून आए थे।
और जब हमने पहली बार पढ़े तो हमें लगा यार कुछ गड़बड़ है इसमें। जी। कोरोना का वो दौर था, उसके बावजूद हम हरियाणा के गांव गांव में गए, हमने लोगों को इकट्ठे कर करके समझाया इन कानूनों में क्या दिक्कत है, क्या गलती है, पंचायतें करी, सारी चीज़ें करी। हम ना तो हमारी उस समय कोई चाहत थी कि भाई हमें किसी कमेटी में शामिल होना है, ना आज हमारी कोई चाहत है जी। अगर हमें माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मुझे कहेंगे कि भाई 14 तारीख को मीटिंग है केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, उसमें तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें यहाँ पे ड्यूटी निभानी है, तुम्हें फलाना काम करना है, तुम्हें सफाई का काम करना है जी। तुम्हें झाड़ू लगानी है यहाँ पे मोर्चे पे, मैं झाड़ू लगाने का कार्य करूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है जी। मांगे पूरी होनी चाहिए, लक्ष्य पूरा होना चाहिए, हम सफल होने चाहिए, समाज को फायदा होना चाहिए। समाज को फायदा हो गया तो ये मान लो हम भी फिर अपने आप सफल हो गए। खाप पंचायतें एक बड़ा योगदान दिया था पीछे जो किसान आंदोलन हुआ, लेकिन अब की बार खाप पंचायतों ने एक बड़ी पंचायत बुलाई थी और कहा कि जब तक सभी किसान संगठन एक नहीं होते वो कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे फिलहाल, यानी कि समर्थन नहीं करेंगे, वो सभी को इकट्ठा करने की उसमें लगे हुए हैं। देखो मैं एक बात विनम्रता पूर्वक पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि खापों ने सहयोग नहीं किया। जी। अभी टिटोली में जो कुंडू खाप के जयवीर कुंडू जी हैं, उनके नेतृत्व में बड़ा धरना चला, हमेशा उन्होंने पूरा सहयोग देने का कार्य किया है जी। और भी वहाँ पे जो खाप प्रतिनिधि आते थे उन्होंने भी सहयोग दिया है। अभी मैं परसों ही बयान सुन रहा था, फुगाट खाप के प्रधान जी, उन्होंने भी कहा कि भाई हम जो डल्लेवाल साहब का अनशन चल रहा है उसके समर्थन में बड़ा ट्रैक्टर मार्च हम करेंगे 26 तारीख को, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हमारे सड़कों पे आएंगे। तो सारे जो साथी हैं वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देखो जहाँ तक बात है कि भाई पहले बिल्कुल सारे एकजुट हो जाओ, मुझे एक बात बताइए आप, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक ढंग से पूछना चाह रहा हूँ और अगर किसी को ऑकवर्ड लगे तो पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाह रहा हूँ, क्या सारी खापें एकजुट हैं? क्या हर खाप में सिर्फ एक ही प्रधान है? खापों में भी तो दो दो तीन तीन चार चार प्रधान हैं या नहीं है? बिल्कुल। वो खाप का एक ही प्रधान क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है, कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेके मतभेद है। जब भी तो दो प्रधान हुए, जब भी तो तीन प्रधान हुए, जब भी तो चार प्रधान हुए ना। तो इसलिए ये एक वैचारिक और कार्यशैली को लेके कुछ अपने अपने डिफरेंसेस चलते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे 13 तारीख को एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के साथियों ने एसकेएम के साथियों के साथ मीटिंग करी जी। उससे पहले 10 जनवरी को एसकेएम के साथी डल्लेवाल साहब से मिलने आए थे, उसके बाद 18 तारीख को भी मीटिंग हुई। तो प्रयास किए जा रहे हैं, बाकी प्रयासों के कारण ही सफलता मिलती है और हमें उम्मीद है और भी ज्यादा व्यापक एकजुटता होगी। बहुत सारे संगठन हैं ऐसे जिनके पदाधिकारी अपने संगठनों को छोड़ छोड़ के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं जी। तो एक पॉजिटिव हमें हमेशा सोचना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है खापें ऑलरेडी समर्थन कर भी रही हैं, आगे भी समर्थन करती रहेंगी और हम व्यापक एकजुटता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बूम क्यों नहीं मिल रहा आंदोलन को? देखो एक चीज है, हम बूम किस तरीके से देखते हैं, वो हमारा मेजरमेंट करने का पैमाना क्या होगा। अगर आप देखेंगे जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हरियाणा में 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी। जी। खरड़ में जो विश्वविद्यालय है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी पूरी फोर्स भरी हुई थी। पूरे के पूरे गांव, लितानी तक के गांव हैं, उझाना गांव है, बेलरखा गांव है, पूरे के पूरे गांव सील करके रखे गए थे। जी। किसानों के ऊपर एसएलआर से गोलियां चलाई गई थी। तितरम के किसानों के ट्रैक्टर तोड़े गए थे, धनौरी के किसानों के ट्रैक्टर तोड़े गए थे, घरों में जहरीली गैसों के गोले फेंके गए थे। जब सरकार बंदूक के दम पे आंदोलन कुचलने तक की नौबत तक ले आए जी, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उस समय कुछ समय के लिए वो आंदोलन को दबा लेते हैं। सोनीपत में सैकड़ों किसान गिरफ्तार किए गए इस आंदोलन के दौरान। पानीपत के 32 किसान अम्बाड़ा की जेलों में रह के आए, अम्बाड़ा के किसान जेल में रहे, जींद के किसान रहे, हिसार में, खेड़ी चोपड़ा में इतनी बर्बर तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी, पुलिस ने जुल्म किया। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे हरियाणा के किसानों की एक बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है। अभी 12 तारीख को हिसार से बहुत बड़ा जत्था आया था, 14 तारीख को कैथल से बहुत बड़ा जत्था आया था हजारों किसानों का दाता सिंह खनौरी मोर्चे पे, 13 तारीख को सोनीपत से आया था, लगातार जींद से, पानीपत से, अन्य जिलों से लगातार जत्थे वहाँ पे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, घर घर तक आंदोलन जा चुका है, हर व्यक्ति तक आंदोलन जा चुका है और पूरे प्रदेश के किसान हैं वो जुड़े हुए हैं। जहां तक अगर आप ये कहेंगे कि उस तरीके से अगर व्यापकता की बात आप करेंगे तो देखो पिछले आंदोलन के बाद सरकारों ने और ब्यूरोक्रेसी ने बहुत वर्क किया, बहुत, कि भाई ये कैसे इकट्ठे होते हैं, क्या इनका तरीका है इकट्ठे होने का, कैसे इनको दबाना है, कैसे इनको कुचलना है। तो जो वो ब्यूरोक्रेसी होती है उसने इसमें बहुत वर्क किया है, इसने एजेंसियों ने बहुत काम किया है।
जी। तो उस तरीके से वो अपने टैक्टिक्स हैं वो अपनी अपना रहे हैं। ऐसी जहरीली गैसें जो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है उनका भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कदर नहीं कर रहे हैं, ये सारी स्थिति बन रही है। गोलियां सीधी चला रहे हैं, SLR की गोलियां। तो उसके कारण ये मोमेंटरीली कुछ समय के लिए आंदोलन को दबाने में जरूर सफल हुए, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन लगातार चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हमेशा एक मानना रहा है, हमारा भी हमेशा ये मानना रहा है जी। कि बड़ी से बड़ी सरकारों को अहिंसा और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पे ही झुकाया जा सकता है, उनके माध्यम से आंदोलन करके। डल्लेवाल जी ने आज़ाद भारत का सबसे बड़ा सत्याग्रह किया। जी। जो लोग कहते थे भाई ये सरकार किसी की सुनेगी नहीं, ये सरकार फलाना इलेक्शन भी जीत गई, फलाना इलेक्शन भी जीत गई, फलाना भी जीत गई, अब तो ये किसी की मानेगी ही नहीं। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने शरीर पे कष्ट झेल के उस सरकार को भी बातचीत की टेबल पे आने को मजबूर कर दिया है। जी। तो अब हमें उम्मीद है 14 तारीख को बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होगी और निश्चित तौर पे हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, आपकी भी मीटिंग चली हुई है, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप मीटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति आप बना रहे हैं? देखो, जो हम तो लोगों से एक ही अपील कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि भाई जो अब तक आंदोलन में हुआ है, केंद्र सरकार की जो बातचीत की चिट्ठी आई है उसके बारे में हम सारे लोगों को पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हम नेता नहीं हैं, हम किसान समाज के नौकर हैं, उनके वर्कर हैं। जी। ठीक है, उन्होंने हमें प्यार दिया, सत्कार दिया, हमें आगे बढ़ाया, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जो भी डेवलपमेंट हो पल पल की सूचना हम उनको दें। जी। ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो जो अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में, एक तो हम सारे जिलों में जाके अपने जो संघर्षशील साथी उनके सामने वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे ये अपील भी कर रहे हैं कि भाई अब आंदोलन में कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। कभी कोई साथी ये सोचे कि भाई चलो अब तो बातचीत आ गई, अब क्या जरूरत है, ये नहीं होना चाहिए। पूरी मजबूती और पहले से भी ज़्यादा डबल मजबूती हमें लानी चाहिए, ताकि सरकार को ये समझ में आ जाए कि भाई ये लोग कोई ढीले पड़ने वाले नहीं हैं, ये लोग झुकने वाले नहीं हैं, ये लोग दबने वाले नहीं हैं। ये मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। जी। अगर हम लगातार अपने कार्यक्रम मजबूती से करेंगे तो 14 तारीख की मीटिंग में सरकार का रुख कुछ और होगा, और अगर हम कार्यक्रमों में ढिलाई बरतेंगे तो फिर सरकार का रुख कुछ और होगा। तो अब लड़ाई जो बिल्कुल जीत के किनारे तक पहुंच गई है, अब इस लड़ाई को पूरी जीत के पार लेके जाने का पूरा समय है। इसलिए हम यही साथियों से अपील कर रहे हैं, और साथियों ने भी पूर्ण विश्वास दिलाया है कि किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, आंदोलन पूरा मजबूती से जारी रहेगा। जी, आप बीटेक हैं और अच्छी खासी आप जॉब कर सकते थे, लेकिन किसानों की आवाज़ आप उठा रहे हैं, तो क्या मिलता है इन चीज़ों से? देखो मनदीप भाई, पता है क्या कि मैंने 2011 से 2015 के दौरान मैंने ग्रेजुएशन करी जी। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और एक US की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC कंपनी थी। मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी जी। लेकिन मैंने US जाने से मना कर दिया। और जो उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने जितनी कृपा करी है, मुझे पढ़ने का लिखने का शौक़ है। जी। सीरिया के गृह युद्ध के ऊपर भी मैंने एक किताब लिखी है, और चलो मैंने तो कुछ नहीं लिखी, परमात्मा की कृपा से लिखी है। कश्मीर पे एक रिपोर्ट लिखी थी, कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे, जो काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा भी। उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने भी बुला के पढ़ा उसको, हमारे से सलाह मशवरा किया, जी। हमारी से राय मांगी। उसी तरीके से किसानों के विषय पे भी 3 कृषि कानूनों पे भी मैंने एक किताब छोटी सी लिखी थी। और एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या क्या किसान विरोधी फैसले लिए गए, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट, हमने बड़ी रिपोर्ट 40-45 पन्नों की लिखी थी। जी। तो मेरा मनदीप भाई ये मानना रहा है, जो मैंने अपनी दादी से भी सीखा, 2008 में वो एक्सपायर हो गई थी। उन्होंने 2 बातें सिखाई थी। पहली बात ये कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो। और अगर देखा जाए हम सारे अपने हैं, अगर माने तो आप भी हमारा परिवार हैं, ये भाई जो कैमरे के पीछे खड़े हैं ये भी हमारा परिवार है। बिल्कुल। और अगर हम ना माने तो अपने खून का रिश्ता भी अपना नहीं है, खून के रिश्ते का भी मर्डर कर देते हैं, भाई भाई का भी मर्डर कर देता है। तो बात तो सोच पे है ना, बात तो विचार पे है कि हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो। और दूसरी बात उन्होंने देखो जो एक बात सिखाई, इस मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे आखिर में, और जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी के लिए हम कुछ करके जाएं। अब देखो, जिंदगी की जो अल्टीमेट जो कमाई होगी उसका पता तो उस दिन लगना है ना जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा घर से लेकर शमशान घाट तक होगी। अगर उस दिन कैथल में बैठे मनदीप भाई को भी सूचना मिल गई और वो सोचेंगे यार एक बार अंतिम दर्शन तो कर ही आए, तो ये मान लो मैंने बहुत कुछ कमा लिया।
और अगर आप एक यहाँ बैठे बैठे ये सोचेंगे, कोई एक आम आदमी सोचेगा अरे ठीक होया यार, पहले मर जाना चाहिए था, बड़े फालतू उल्टे सीधे काम करते थे, तो जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। अगर आखिरी यात्रा में कंधे देने वाले भी किराए पे लाने पड़े तो जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। तो मैं जो जीवन को समझता हूँ, हमने गौतम बुद्ध को भी काफ़ी मैंने पढ़ा जी। मैंने ओशो को भी समझने का प्रयास किया। उनकी एक किताब है, अभी उसके 143 पेज ही पढ़े हैं, बाकी टाइम नहीं लग पाता, मुझे पढ़नी है क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हुए, उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा ज़िंदगी के बारे में जी। तो मुझे लगता है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करना है। और हम सारे अपने ही हैं, सारे के सारे, ये हमारा परिवार है जो सारा बैठा है। हम दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि भाई हमेशा हम शिकायत करते रहें, हम हमेशा अधिकारों की बात करते रहें, लेकिन सवाल ये भी तो आता है ना, ठीक है अधिकारों की बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारों की बात तब करनी चाहिए जब हम जिम्मेदारी निभाने को तैयार हों। जी। शिकायत तब करनी चाहिए जब उस शिकायत को दूर करने के लिए हम काम करने को तैयार हों। जी। ये मेरे इस तरीके से संस्कार रहे, और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ना खोया हो, बहुत कुछ खोना पड़ा है। मुझे याद है जब मेरी US MNC में जॉब लगी, परिवार वाले बड़े खुश थे, और उस समय जब मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे जॉब नहीं करनी, हम ये सेवा का क्षेत्र में ही कार्य करेंगे, 2011 से हम लगे हुए थे, तो मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया। उसके बाद मैं डायरेक्ट उनसे हॉस्पिटल में जाके मिला। अभी जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अनशन चल रहा था, तो दिसंबर के स्टार्टिंग में, मुझे एग्जैक्ट डेट भी ध्यान नहीं है, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। मुझे 6 बजे के आसपास मेरे घर वालों का फ़ोन आया, मेरे पिताजी का फ़ोन आया, मेरे चाचा जी और सब साथ बैठे थे जी। तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे दादाजी एक्सपायर हो गए। मेरा बचपन काफ़ी मेरे दादाजी के साथ बीता। वो रिटायर्ड फौजी थे, 91 ईयर्स उनकी उम्र थी। तो मुझे भी बड़ा धक्का लगा जब मैं ट्रॉली में सुबह लेटा हुआ था 6 बजे के आसपास। तो उसके बाद 20 मिनट बाद उनका फ़ोन आया कि भाई तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, डल्लेवाल जी भी हमारा अपने ही परिवार का हिस्सा है। जो प्रेम, जो विश्वास उन्होंने तुम्हारे ऊपर दिखाया है, ये समय है उस विश्वास को सही साबित करने का, उस प्रेम को सही साबित करने का, और 10 गुना करके उस प्रेम और उस विश्वास को समाज को वापस लौटाने का। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ मोर्चा संभालो। तो ना मैं अपने दादाजी के अंतिम संस्कार पे जा पाया, ना उसके बाद जा पाया, ना 13वीं पे जा पाया। मैं तो अभी 22 जनवरी को रात को 9 बजे अभी घर गया था, क्योंकि सोनीपत ज़िले की हमारी मीटिंग थी, और 23 को सुबह सुबह मैं चल पड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो कभी कभार जाते होंगे आप, कितने हाँ, दिन में गए थे? 3-4 महीने में एक बार चले जाते हैं। तो बहुत सेक्रीफाइस देखो करना पड़ता है, ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत है जी। मनदीप भाई। अगर उदाहरण के तौर पे मान लो, अगर मैं ये फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, इस फ़ोन की कीमत अगर 10,000 रुपये है ना, जी। तो 10,000 रुपये मुझे चुकाने पड़ेंगे, वो कीमत चुकानी पड़ेगी, जब जाके फ़ोन मिलेगा। जो दुनिया में सस्ती चीज़ें होती हैं वो पैसों में, रुपयों में, डॉलरों में आ जाती हैं, और जो दुनिया में बहुत महंगी चीज़ें होती हैं वो पैसों में नहीं आती, वो त्याग की शक्ल में चुकानी पड़ती हैं, वो कुर्बानी की शक्ल में चुकानी पड़ती हैं, वो मेहनत की शक्ल में चुकानी पड़ती हैं। तो जो पूरी जो ये स्थिति देखी, जो पूरा जीवन रहा अब तक, बहुत ऐसे मोड़ देखे जहाँ लगता है कि भाई बिल्कुल टूट जाएंगे, लेकिन उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने बड़ी हिम्मत दी, बड़ी ताकत दी। जी। अब जो एक ज़िंदगी में जो एक स्थिति बनी थी, जो एक मोड़ बना था, ठीक है, एक तय हो गया कि भाई ठीक है इस लड़की के साथ शादी होगी, वो लगभग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सहमति हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ एक निकल के आई उनकी तरफ से, लड़की के परिवार की तरफ से, कि नहीं नहीं यार, ये सामाजिक सेवा वेवा क्या होती है, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, इनको कोई काम नहीं है, ये बकवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भी एक ज़िंदगी का मोड़ था, लेकिन उस समय हमने ये निर्णय लिया कि नहीं यार, जो हमारा सपना है जी। उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे। जब इतनी चीज़ें ज़िंदगी में खो दी तो चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ को भी खो देंगे। आगे कुछ ऐसी नौबत आएगी, अपने सपने के लिए, अपने ज़िंदगी के लक्ष्य के लिए आप सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं मुझे लगा कि अपना सपना पूरा करने के लिए, जो हम लोगों के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर अपनी ज़िंदगी भी चुकानी पड़ेगी ना, ज़िंदगी से भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप वो भी चुका देंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। अब तो इस जीवन में बहुत आगे निकल गए, अब पीछे मुड़ने का या यू टर्न लेने का या लेफ्ट राइट मुड़ने का ऑप्शन नहीं है जी। अब तो बस आगे बढ़ते जाना है। और लोगों का बड़ा प्रेम रहा है, लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है, लोगों का बड़ा साथ रहा है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते थे, लोगों ने सहयोग किया है, लोगों ने मतलब भाई के तरीके से, बेटे के तरीके से प्यार किया है, उसके कारण ही आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं। और मुझे बस यही चिंता लगी रहती है
कि परमात्मा ऐसा काम कोई मत करा देना हमारे हाथ से जिससे लोगों का विश्वास टूटे। ऐसा काम कराने से पहले हमारी ज़िंदगी ही ले लेना, उस चीज़ में हम खुश हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और अंत में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है जी। कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का इसमें विशेष योगदान रहा है। बहुत लोगों ने उनको कई बार बीच में कहा कि आप अभिमन्यु से ज़्यादा लगाव करते हो, आप उससे ज़्यादा प्रेम करते हो, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बेटे के तरीके से, बेटे से भी बढ़ के हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें चलना सिखाया है, जो मुद्दे हैं उनकी गंभीरता सिखाई है, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, वो सिखाया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी उनके प्रति समर्पित कर दें तो शायद उसके बाद भी मैं उनका एहसान कभी ज़िंदगी में उतार नहीं पाऊंगा। आज जहाँ तक भी हूँ, मैं जिस भी मुकाम पे पहुँचा हूँ, उसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का एक विशेष योगदान रहा है। और 15 साल के सामाजिक जीवन में मनदीप भाई, मैंने लाखों आदमियों को देखा, मैंने ऐसे बहुत सारे नेताओं को देखा जो मंच पे, माइक पे कुछ और लहजे में बोलते हैं और जब मीटिंग में मंत्रियों के साथ जाते हैं तो उनका लहजा कुछ और हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जो उनके तेवर मंच पे हैं वही मीटिंग में अंदर मंत्रियों के सामने होंगे। जो बात उनके अंदर है वही बात जुबान पे होगी, और जो बात जुबान पे है वही उनके अंदर होगी। मतलब बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है उनके लाइफ का। और जिस समर्पण भावना के साथ वो लगे हुए हैं, और ये मान लो जो आदमी मंच पे आके ये कह दे और जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, मुझे वो रात बार बार याद आती है। 17 तारीख को 2:30-3 बजे का समय हो रखा, अभी 17 जनवरी को डॉक्टरों ने कहा कि जी सिर्फ 48 घंटे का समय आपके पास बचा है, लेकिन उस व्यक्ति को मतलब एक सेकंड के लिए भी वो व्यक्ति नहीं झिझका। डॉक्टरों ने कहा कि जी आप कैंसर के पेशेंट हो पिछले 4 साल से, 48 घंटे ही आपके पास बचे हैं, पानी बिल्कुल खत्म होने को है शरीर के अंदर का, इमरजेंसी टीका मंगवा लिया, इमरजेंसी टीका लगवा लीजिए। उस व्यक्ति को एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं पड़ा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे अपने समाज के लिए मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है मुझे इस समाज के लिए। जो मैंने समाज से जो कमिटमेंट करी है, मैं उस कमिटमेंट पे खरा उतरूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं उस रास्ते की मंजिल एक ही है, या एमएसपी कानून बनेगा या फिर मेरी कुर्बानी होगी। तो इतनी बड़ी समर्पण भावना के साथ जो उन्होंने हमें सिखाया है, विशेष तौर पे हम उनके सदैव इस जीवन में ऋणी रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और परमात्मा से हमारी प्रार्थना है, उस वाहिगुरु से, कि आप सदैव इसी ईमानदारी के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की जिम्मेदारी अपनी निभाते रहेंगे। ऐसी उम्मीद भी है, ऐसी प्रार्थना भी है, और आप खूब तरक्की करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।